वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस लाइव सेशन में। और कल हमने सॉल्व किया था बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, और आज फिर से हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। और क्योंकि कल हम रिपब्लिक डे भी मनाने वाले हैं, इसलिए आपको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं बिना किसी समय के। तो कुछ चीजें आप थोड़ा हमें कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर मेरी वॉइस अगर क्लियर आप सुन पा रहे हो तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। ठीक है, मैंने अपने आप सुन लिया, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। बीच बीच में आपका कमेंट मैं देखता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा पूरा फोकस होने वाला है वो कंटेंट के ऊपर होने वाला है। ज्यादा बातें हम नहीं करते, ये हमारा उद्देश्य है कि आपको बस कंटेंट डिलीवर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन शुरू होने वाला है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या आपने इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन किया हुआ है? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो देख के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसे कैसे हम सॉल्व करें। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन की तरफ आप देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी, यानी कह रहा है कि एक ग्राफ दिया है हमें, ये ग्राफ है और कह रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन किस जगह पर ज्यादा मिलने की उनकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ में आप देखो इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि एक नॉर्मल ग्राफ है और यहाँ पे इसके लिए ये बना करके दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है किस रीजन में ये जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। अब देखो पहला जो ऑप्शन दिया उधर रखा है ए और सी में, ए और बी में, ए में और सी में। पहले आप समझो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस जगह पर ज्यादा होगा ये कैसे पता चलता है। एक चीज आप जानो, अगर कोई भी अगर वेब है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर उसका हम ग्राफ फॉर्म करते हैं, सपोज करो हम कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर हम ग्राफ ऐसे बना रहे हैं तो आप एक ध्यान देना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी जिसे हम नॉर्मल एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से जिसे हम कहते हैं साई। वैसे इसे PSI लिखा जाता है, तो पिसाई मत पढ़ लीजिएगा, वो साई है। हालांकि उसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो साई होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो, साई तो हो गया एम्पलीट्यूड, वो वेब का एम्पलीट्यूड है। वहीं पर अगर हम साई स्क्वायर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साई स्क्वायर की। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा पाए जाएंगे वो साई नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा? साई स्क्वायर बताएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, ठीक है, वो बताएगा कौन? साई स्क्वायर बताएगा। तो चलिए साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सब थोड़ा सपोज करो कि ये इसका पीक पोजीशन है ए, ये इसका सबसे डाउन पोजीशन है सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? साई है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस चलो मान लेते हैं क्या है? साई है, क्योंकि दोनों जो डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड इधर का भी साई है, इधर का भी साई है, तो हमें साई स्क्वायर निकालना है। ये ऊपर है तो इसलिए प्लस में होगा, ये नीचे होगा इसलिए माइनस में होगा। बट अगर साई स्क्वायर निकालेंगे ये हो जाएगा साई का स्क्वायर प्लस साई का स्क्वायर। इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साई का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस साई का स्क्वायर तो क्या आएगा? साई स्क्वायर। इसका हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर। ये भी साई स्क्वायर और ये भी क्या है? साई स्क्वायर। दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। अब देखो ग्राफ जो है, ग्राफ जो यहाँ पर ऐसे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ को इस पॉइंट से लेके जाते हैं, थोड़ा देखिए ग्राफ जो है, ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ जैसे जैसे डाउन होता जाएगा ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी, क्योंकि ग्राफ कम हो रहा है। ग्राफ साई को बताता है और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। तो भाई जहां पे ये ग्राफ छोटा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी क्या होगी?
कम होगी, और जहां पर ग्राफ का जो डिस्टेंस है, जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपना जो आंसर होगा वो थोड़ा देखो ए और सी होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी साइन स्क्वायर आ रहा है, ये भी साइन स्क्वायर आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। जब दोनों सेम आ रहे हैं तो भाई दोनों जगह पाया जाएगा। इस तरीके से अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो इस क्वेश्चन में। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जस्ट बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द ग्राफ बिटवीन साइन स्क्वायर एंड आर रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट। अब ये रेडियल डिस्टेंस दे रखा है, रेडियल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पे कौन है, साइन स्क्वायर है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बता दिया क्या, जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और आर के बीच यहाँ पे ग्राफ दिया है, और कह रहा है ये किसका है, रेडियल डिस्टेंस का है। किसका है, रेडियल डिस्टेंस का है। तो यहाँ पे देखो कितने रेडियल नोड बन रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने रेडियल नोड यहाँ पे बन रहे हैं। तो भाई रेडियल नोड क्या होता है, अब देखो रेडियल नोड का फार्मूला है n-l-1। कहीं पर अगर रेडियल नोड हमें पता करना है कितने रेडियल नोड हैं, तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, n-l-1। फार्मूला याद रखना, रेडियल नोड फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, n-l-1। थोड़ा आप देखो n-l-1 कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम कह देंगे फार्मूले में नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल n-l-1। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम में आने वाला है। फार्मूला क्या बताया, n-l-1। व्हाट इज n? n is the principal quantum number, l is azimuthal quantum number and 1 is constant। 1 जो है वहां पे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए आपको आंसर को फाइंड करके मैं बताता हूं कि आंसर कैसे आप फाइंड करोगे। अब थोड़ा देखो, वहां पे हमने फार्मूले में लिखा है नंबर ऑफ रेडियल नोड। क्या लिखा है, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो पहले पता कर लेते हैं इस गिवन ग्राफ में कितना नंबर ऑफ रेडियल नोड है, फिर कितने रेडियल नोड प्रेजेंट हैं। तो चलिए देखिए रेडियल नोड कैसे पता करेंगे। अगर कहीं पर अगर आपको ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है, ग्राफ कहीं पर सपोज करो ग्राफ यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये सपोज करो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे आर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और सपोज करो ग्राफ यहाँ से आ रहा है, एक बार यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर इधर गया, यहाँ टच किया, फिर और ये ऐसे चला गया। ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है। तो हम ये चेक देखते हैं कि ग्राफ कहां पर ये टच कर रहा है नीचे वाले पोजीशन को। जितनी बार जहां जहां पे टच कर रहा है उतने क्या होंगे, नोड होंगे। अब थोड़ी सी दिक्कत आपको और आएगी कि भाई नोड क्या चीज होता है, नोड किसे कहते हैं। तो नोड वह एरिया है, कह सकते हो नोड वह वॉल्यूम है, वह जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी कितनी होती है, 0। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। इट मीन साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उस जगह पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। थोड़ा देखिए कैसे होगा भाई, यहां से ग्राफ आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे आया भाई, ये जो है वो साइन स्क्वायर का बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस वाले पॉइंट पे साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और साइन स्क्वायर ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कह सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ठीक है। ये अगर 0 हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो समझ लिया आपने नोड क्या होता है। चलिए रेडियल नोड इसमें कितने, थोड़ा देख के बताइए। तो रेडियल नोड ये तो बैक हो गया, इससे मैं थोड़ा ऑन कर दूं, 1 मिनट, ये रहा। रेडियल नोड कितने हैं इसमें भाई, देखिए रेडियल नोड कितने हैं भाई, ये आ रहा है, यहाँ पे देखो टच किया, ये यहाँ पे गया लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टच नहीं किया है, टच एक जगह किया है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना है, 1 है। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना हो गया, 1 हो गया। 4 अपने पास ऑप्शन दिए हैं, चारों में आप वैल्यू पुट करके देख लो। रेडियल नोड किसमें 1 आ रहा है, जिसमें रेडियल नोड 1 आएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो है वो लिखा है 1s, क्या लिखा है, 1s। तो चलो 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड हम पता करते हैं कि 1s में कितने रेडियल नोड होंगे। थोड़ा देखिए 1s यहाँ पे लिखा है, 1s मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, s मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। थोड़ा फार्मूला रखना, n-l-1,
n की वैल्यू है 1 माइनस l की माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, अब देखो ये तो 1 माइनस 1, ये भी माइनस 1, कितना बच गया, 0 बचा क्या, 0 बचा। 0 बचा तो मतलब ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए था ना। चलो नेक्स्ट वाले पर ट्राई करते हैं भाई। नेक्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है कि 2p, ये क्या रहा है आपका 2p, तो 2p मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हो गया, 2 हो गया। l की वैल्यू कितनी हो गई p के लिए, 1 हो गई, क्योंकि मैं कल भी आपको बताया था s जब रहेगा तो 0, p जब रहेगा तो 1, जब d रहेगा तो 2, और जब आपका f रहेगा तो क्या कहेंगे 3, 1 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखो s रहेगा तो 0, p रहेगा तो 1, d रहेगा तो 2, f रहेगा तो 3, ये किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू है। यहाँ पे रख दो n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 0। इसमें भी कितना आपको देखने को मिल जा रहा है 0, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, यहाँ पे रखोगे 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चलो इसमें भी 0 आ रहा है, चलो इसको भी हटाओ। अब यहाँ पे 3s थोड़ा देखो, 3s थोड़ा देखते हैं भाई, ये डिलीट हो जाओ, डिलीट हो गया। 3s n की वैल्यू उसके लिए कितनी हो जाएगी 3, s है तो l की वैल्यू कितना होगा 0, और n की वैल्यू कितना होगा भाई, सॉरी n की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 मतलब 3 माइनस 1 मतलब कितना बच गया 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। क्या ये भी सही है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इसकी भी आई थी 0, ये भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है 2s, चलो 2s चेक करते हैं भाई। 2s, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2, s की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0, और फॉर्मूले में रख दो जरा, तो n माइनस 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो इसमें रेडियल नोड कितने हैं 1, और इस ग्राफ में रेडियल नोड कितना था 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एक बार आप देख लो, अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2, कह रहा है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9, द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज पूछ रहा है वो कौन सा है। अब थोड़ा देखो कैसे हम पता करेंगे, थोड़ा देखिए कैसे हम पता करेंगे, कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट आपका देख रहा हूं। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, एक बार क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप सभी देखो, क्वेश्चन क्या ये समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन एक बार देखो, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, कौन सा वो सीरीज है। अब देखो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, हम वहां पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले रेशियो ऑफ 2 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ कह रहा है, रेशियो ऑफ क्या कह रहा है वेवलेंथ कह रहा है, तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा सपोज करो हमारे पास यहाँ पे लाइमन पास्चन बामन ब्रैकेट सब है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर दूं पहले, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, चलो चारों ऑप्शन पे हम अप्लाई करते हैं। सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहला आता है लाइमन, लाइमन इसका 1 में आके गिरता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, इसके बाद क्या होता है बामर, उसके बाद क्या आता है पास्चन, फिर कौन आता है ब्रैकेट, फिर कौन आता है पुंड, ये आता है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। इनके n1 की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन आके कहां से कहां पे गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर n1 की वैल्यू 1 है तो 1 में गिरेंगे, 2 में गिरेंगे, 3 में गिरेंगे, 4 में गिरेंगे और 5 में गिरेंगे, क्लियर। तो हमने वहां पे n1 की वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब n2 की वैल्यू इसके हिसाब से हम एक एक पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा फॉर्मूला होता है म्यू बार इक्वल RH हिडेनबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है n2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हमें क्योंकि वेवलेंथ निकालना है इसलिए इसे लैम्डा में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है म्यू बार इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे हम रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RH, और यहाँ पे हम रख देंगे 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का
स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा जो मेन फार्मूला जो अपना है ना, तो अपना मेन फार्मूला है वो होने वाला है ये। तो यही अपना फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और दो अलग अलग कह सकते हो स्पेक्ट्रल लाइन का हम वेवलेंथ निकालेंगे। पहला ऑप्शन पे हम अप्लाई करते हैं लाइमन एंड पास्चन। तो लाइमन के और पास्चन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिख देता हूं फॉर लाइमन। फॉर लाइमन, अगर लाइमन के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो लाइमन के लिए जो n1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n1 की वैल्यू 1 होगी, और n2 क्या होगा भाई, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से आके गिरेगा, ठीक है। तो चलो फार्मूले में अप्लाई करो भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आरजेड, ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में ये जो वैल्यू है कट जाएगी, क्योंकि रेशियो में निकालना है। यहाँ पे रेशियो कहा था ना, कहाँ गया रेशियो, कहा था ना, रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा, तो आर की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2, n2 क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल, ये हो जाएगा RH, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस सॉरी 1 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा, ये यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इक्वल RH, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 और यहाँ बचेगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन 0 मतलब 0, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1। किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, लाइमन के लिए, तो यहाँ पे क्या रख दो L रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वहीं पे हमें इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देता हूँ, उसे वैसे ही रहने देते हैं। लाइमन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे L लिख दिया हुआ है, ये लैम्डा L है, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो लाइमन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हम निकालते हैं, और इसके साथ कौन था, पास्चन था। चलो पास्चन के लिए निकालते हैं। तो पास्चन के लिए अगर निकालेंगे तो फार्मूला वही रखो, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल RH और 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। n1 की वैल्यू पास्चन के लिए कितना होता है 3 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा RH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और यानी स्क्वायर करेंगे तो इनफाइनाइट है, कोई बात नहीं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल हो जाएगा RH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब माइनस में अगर 0 करेंगे तो 1 अपॉन 9 ही आएगा, ठीक है। 1 अपॉन 9 आया तो क्या इसके नीचे हम 9 ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं RH अपॉन 9, और एक किसके लिए था पास्चन के लिए था, तो यहाँ पे क्या लिख दो पास्चन लिख दो, कोई दिक्कत। यहाँ पे अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन मिले, एक तो मिला वो पहला इक्वेशन और एक मिला ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। तो चलो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला इरेज कर देता हूं, इस वाले का कोई काम हमें नहीं है। तो पहले देखो किसमें निकालना है, पहले लाइमन आना चाहिए, फिर बाद में कौन आना चाहिए पास्चन। तो लाइमन जाना चाहिए ऊपर और पास्चन आना चाहिए कहाँ नीचे। एक काम करो इसको हम उल्टा कर देते हैं, अगर उल्टा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ये लैम्डा चला जाएगा ऊपर, लैम्डा L इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन RH होगा, क्या बात क्लियर है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, थर्ड मान लो। इस वाले को भी हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यहां से लैम्डा पास्चन क्या निकलेगा 9 अपॉन RH निकलेगा, 9 अपॉन RH निकलेगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा पास्चन होगा वो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 अपॉन यहाँ पे कौन हो जाएगा RH, इसे क्या मान लो इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो चलो रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, हो जाएगा लैम्डा L अपॉन लैम्डा P इक्वल 1 अपॉन RH अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन RH, सबसे नीचे वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लैम्डा L इक्वल लैम्डा P इक्वल, अब ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, हो जाएगा RH अपॉन, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा RH, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन लैम्डा P इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9, लैम्डा P उधर जाएंगे उधर आएगा इधर, यानी हो जाएगा लैम्डा P इक्वल 9 लैम्डा L, ये हमें मिल जाएगा। और यही पूछा था भाई, अब यहाँ पे देखो वही कहा था, देख लो क्या कह रहा था, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9, ठीक है। और फाउंड टू अबाउट 9 अगर कह रहा है तो क्या अपना जो आंसर है वो सही है, क्योंकि तो अगर हम इसे जस्ट अपोजिट करते हैं तो जाएगा लैम्डा P अपॉन लैम्डा L इक्वल क्या हो जाएगा 9।
तो अब यहाँ पे जो इनका रेशियो है वो क्या है, सही है, यानी लाइमन और पास्चन जो अपना आंसर है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। तो एक बार आप सभी देख लीजिए, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, तुरंत हम आपका जवाब यहीं पर आपको दे देंगे, ठीक है। एक बार आप देख लो, क्या इससे रिलेटेड अगर कोई आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आप सभी का कमेंट ही देख रहा हूं, ठीक है, मैं आपका कमेंट ही देख रहा हूं, तो आप कमेंट कर सकते हो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको होती है तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है which of the graph shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from the metal surface। अब यहाँ पे क्या क्या है, क्या कह रहा है आपको, कह रहा है which of the graphs shown below does not represent the relationship between incident light, रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट आके मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक होता है उसके लिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। तो कह रहा है इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्राफ बनाया गया है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलो एक एक पे शुरू करते हैं भाई। पहला वाला देखो, पहला वाला ग्राफ क्या है, पहले वाले ग्राफ में थोड़ा देखो ग्राफ क्या कह रहा है। पहला वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है, ठीक है। नीचे क्या लिया, एनर्जी ऑफ लाइट लिया है, इधर क्या लिया है, एनर्जी ऑफ लाइट लिया है। अब जो ग्राफ शुरू हो रहा है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एनर्जी आप कह सकते हो, वो एनर्जी यहाँ पे लगेगी। और जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड लगेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो लगेगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। यानी ये वाला जो ग्राफ है वो सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे जरा आ जाइए। तो नेक्स्ट वाला कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ बनाया है। आपको पता है इंटेंसिटी मतलब होता है लाइट की तीव्रता, लाइट कितना तेजी से उस सरफेस के ऊपर पड़ रहा है। अब ये जो जब कह सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड अगर करता तो ग्राफ उल्टा सीधा जाता है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, यानी उससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला भी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, गलत नहीं है। थोड़ा ये वाला देखिए जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कह रहा है, ये वाला भी ग्राफ सही है, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करने के लिए। भाई सही है, यहाँ पे काइनेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इधर क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलेगा तभी निकलेगा, यानी ये वाला जो है वो सही है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि तीन ऑप्शन जब सही होते हैं तो एक ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ये गलत क्यों है इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब थोड़ा देखो क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिया है। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उसे हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी देंगे। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देंगे वो क्या यहाँ से नहीं शुरू कर देंगे, उसे कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी देंगे तो ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, इसलिए ग्राफ क्या है, गलत है। तो आपको आंसर आपका मिल गया होगा कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, कह रहा है Rutherford experiment which stabilized the nuclear model of the atom used a beam of, यानी रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसमें रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पार्टिकल यूज किया था, जो बीम ऑफ लाइट यूज किया था, वो किससे बना था। आपको पता होगा रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया था। क्या लिया था भाई, अल्फा पार्टिकल लिया था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल होता है। भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वही अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्वेश्चन वैसे तो काफी आसान है बट हमें कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सेट, कह रहा है
द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। रुबिडियम एटम का यहाँ पे दे रखा है आपको एटॉमिक नंबर, रुबिडियम एटम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है और कह रहा है इनमें से कौन सा चारों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो सेम है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो बिना सोचे समझे आप उसका क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों? भाई बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले ना तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं, ना एजीमुथल, ना मैग्नेटिक, ना स्पिन। तो हमें जरूरी है कि हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर रुबिडियम का जो दे रखा है वो 37 दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। क्या देखो यही होगा 5s1। कितने हो गए भाई, 2 2 4 6 4 8 10 और 2 12 6 18 2 20 10 30 और 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जनरल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें ध्यान किस पे देना है भाई, आउटर मोस्ट वाले पे। तो आउटर मोस्ट कौन है, 5s है। आउटर मोस्ट कौन है, 5s है। तो 5s में देखो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी हो गई 5s। इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो गई भाई 0। l की वैल्यू अगर 0 हो गई तो m की वैल्यू भी कितनी होगी 0, क्योंकि m जो होता है प्लस l से माइनस l तक होता है, तो 0 से 0 तक मतलब 0 होगा। अगला है स्पिन क्वांटम नंबर। भाई स्पिन क्वांटम नंबर मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा वाइज घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अब देखो जहां पर जिस ऑप्शन में पहले 5 लिखा हो, फिर 0 लिखा हो, फिर 0 लिखा हो, +1/2 लिखा हो, वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी पहला जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? इनको समझने में अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ होने वाला है वैसे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है JEE मेन 2013 में पूछा है। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सारे को जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे दिया है, फिर क्या कह रहा है, wavelength of light required to excite an electron in a hydrogen atom from n equal 1 to n equal 2। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपको पता होगा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है 1/लैम्डा इक्वल होता है RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है n2 का स्क्वायर। यही होता है फार्मूला, फार्मूला यही होता है। अगर फार्मूला यही होता है तो हमें अगर चाहे तो हम इसका यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें लैम्डा निकालना है, ये दोनों गिवन है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको पता है, तो भाई इस वाले वैल्यू का यूज करना कोई जरूरी बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ये वाला भी मेथड बताऊंगा और इसका यूज करने वाला भी मेथड आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इस वाले मेथड से आंसर लाते हैं, देखते हैं कितना आता है। हमें क्या निकालना है भाई, वेवलेंथ निकालना। चलो वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आगे बढ़ जाओ तो 1/लैम्डा, तो यहाँ पर लिख दो 1/लैम्डा हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल RH की वैल्यू होती है 109677। ध्यान देना ये जो वैल्यू 109677 होता है ये पर सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। सेंटीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, बाद में मीटर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। n2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्या कर दो स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल 109677। ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1, 1/ कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, ये हो जाएगा 109677 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1/, ये कितना हो जाएगा 4, यही होगा क्या। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जनरल मैथ है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 109677, ये कितना बच जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बचा 1/लैम्डा, यही बचा क्या। थोड़ा एक काम करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे लाके, रुको यहाँ पे नहीं सॉल्व करते हैं, बगल से ही सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/लैम्डा इक्वल, अब यहाँ पे देखो 109677 है, 109677 है। अगर हम चाहे लैम्डा निकालना है तो इसे हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा लैम्डा इक्वल 4 ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 4 अपॉन ये नीचे हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा
677। अब देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना कोई आसान काम तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको हम छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। लैम्डा इक्वल, इसे लिख सकता हूँ 4/3 रहने दो, इसे काम करते हैं 1.09 लिखता हूँ, 1.09677। तो पावर कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर कितना गया 5। भाई पावर अगर ये बोला तो आप जानते हो कि पावर हम ले रहे हैं तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल मिल जाएगा 4/3, ये ऊपर जाएगा 10 पे पावर, ये हो जाएगा -5, 10 पावर हो जाएगा -5, और नीचे पे कितना बचा 1.09। अब 677 भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि सारी जो वैल्यू अप्रोक्स में लेके आएंगे। चलो लेके आते हैं भाई, देखो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, कैलकुलेशन छोटा सा है, कर लेते हैं। अब देखो ये ऊपर 4/3 है, नीचे कितना है 3 है, 4 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, ये करोगे 3 and 27, 3 हो जाएगा, 10 पावर कितना मिला आपके पास, 10 पावर मिला -5, ठीक है। 4 को डिवीजन करना है किससे भाई, 3.5 से, 3.27 से, 3.2 ही मान लो, 27 मान लो। एक काम करो, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर 100 का नीचे कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ऊपर 400 इंटू 10 पे पावर -5 अपॉन ये हो जाएगा 327। तो 400 का डिवीजन किससे कर दोगे, 327 से करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये 1 बार जाएगा, तो हो जाएगा 327, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 1.2 आएगा। यानी आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है लैम्डा इक्वल 1.2 इंटू 10 पे पावर कितना -5। थोड़ा ध्यान देना, अभी जो आंसर अपना गिवन आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में होगा, यानी लैम्डा इक्वल जो आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10 पे पावर -5, ये किस में है भाई, सेंटीमीटर में है। तो मीटर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पे पावर -2 से। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लैम्डा इक्वल 1.2 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा -2। आंसर कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पे पावर -7, और किस में हो जाएगा मीटर में। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की जो वैल्यू है वो इधर कटो भाई, लैम्डा की जो वैल्यू है वो ये आ गई, कितनी आ गई, ये बार बार इधर आ रहा है, ये रहा लैम्डा की जो वैल्यू है वो ये रही, लैम्डा इक्वल 1.2 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, देखो ऑप्शन ये दे रखा है 1.214 इंटू 10 पावर -7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर अपना जो 3 है, ऑप्शन नंबर सॉरी 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला जो क्वेश्चन ये भी थोड़ा उसी से रिलेट करेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द लाइट, वेवलेंथ दे रखा है 400 एंगस्ट्रॉम, जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ द वेलोसिटी, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ द वेलोसिटी 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। और यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दे रखी है। अब थोड़ा देखो कैसे इसे सॉल्व करोगे आप, क्या क्या इसमें गिवन है। देखो गिवन जो है यहाँ पे क्या क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। व्हाट इज वर्क फंक्शन पूछ रहा है, अगर वर्क फंक्शन पूछ रहा है तो वर्क फंक्शन मतलब W की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो दो प्रकार की चाहिए होती है। एक जो एनर्जी है हमें चाहिए होता है वर्क फंक्शन, और एक जो होती है उसकी क्या चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी फार्मूला होता है E इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है वर्क फंक्शन पूछा है। ठीक है, वर्क फंक्शन निकालते हैं भाई। वर्क फंक्शन निकालने कैसे निकालेंगे, हो जाएगा इसे इधर लेके आओ तो हो जाएगा W इक्वल E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E माइनस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, E को हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल फार्मूला होता है h म्यू, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं एनर्जी गिवन नहीं है। यहाँ पे जो गिवन है वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू दे रखा है कितनी 400 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी V की वैल्यू कितनी दे रखा है 6 इंटू 10 पे पावर क्या दे रखा है 5 मीटर पर क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है। थोड़ा देखो क्या इसमें E की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है ना, तो E के लिए हमें एक और फार्मूला पता है। वो फार्मूला क्या होता है, E इक्वल एच म्यू। फार्मूला क्या होता है, E इक्वल एच म्यू। तो क्या यहाँ पर म्यू भी गिवन है, देख लो कहीं म्यू गिवन है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, नहीं गिवन है। तो फार्मूला थोड़ा सा और चेंज करेंगे, म्यू इक्वल फार्मूला था C अपॉन लैम्डा, हो जाएगा एच सी अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे कर दो हाफ mv स्क्वायर, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे।
थोड़ा देखो एच की जो वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा होगा 6.626 इंटू 10 पे पावर -34, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 4000 किस में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में। इसको थोड़ा मीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है, 10 पे पावर -10 मीटर होता है। तो इस पे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 पे पावर -10, क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे 2 जीरो घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर -8 मीटर। तो यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -8 -1 अपॉन, ये हो जाएगा हाफ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है 9 इंटू 10 पावर -31, ये जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर कितना, -31 इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई, 6 इंटू 10 पे पावर 5। तो यहाँ पे कितनी रख दो, 6 इंटू 10 पे पावर 5। इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो क्या कर दो, स्क्वायर। कैलकुलेशन पे आप ध्यान दो, कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे लंबा चौड़ा में लेके जाना नहीं है। कंपटीशन वाले एग्जाम में जितना शॉर्ट लेके जा पाओ उतना शॉर्ट आप लेके जाओ। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखना कैसे होगा। इसे हम 6 भी मान सकते हैं, 6.626। चलो पहले इसको डिवीजन कर लेते हैं, कितना आएगा। तो हो जाएगा 4, 1 बार ले जाओ, कितना आ जाएगा 4। इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखो कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे जाएंगे 4 6 बार जाएगा क्या, 4 6 बार जाएगा क्या, 6 बार जाएगा। बस बहुत लंबा लेके मत जाओ। इंटू 10 पावर कितना है, -34 है, ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, 10 पावर -34 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 8 हो जाएगा। किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा। माइनस क्या है यहाँ पे है हाफ। और यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है, 9। तो एक काम करते हैं, 9 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4.5। तो यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4.5। और बगल में कौन है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर करना है, 6 6 से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 36 इंटू 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 10। ये हो जाएगा क्या, देख लो जरा। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 10 पावर -39 से आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ जाएगा, तब जाके किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर ला लेते हैं। थोड़ा देखो क्या कर लेंगे, हो जाएगा 1.6 10 पे पावर, अब 8 कम कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर -26। कितना हो जाएगा, 10 पावर -26। और यहाँ पे कितना बचा, अब देखो ये 4.5 है, इसे हम चाहें तो 45 लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 36 इंटू 10 पे पावर, ये पावर जो है अब इसमें जाएगा माइनस में, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा अपना 10 पावर 9। तो ये जो है आपको जो एनर्जी मिलेगी, किसमें मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपको जूल में। एनर्जी किसमें आएगी, ये एनर्जी आपकी आएगी जूल में। बट यहाँ पे जूल में नहीं लाना है, अगर आपको लाना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आप क्या करोगे, आप लास्ट में 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर डिवाइड कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आप कैलकुलेशन ये वाला कर सकते हो? अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो तुरंत कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो और बताओ कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे रेगुलर में वीडियोस आपको पर डे अपलोड करके लाइव दिखाता भी रहूंगा। इसमें अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, वो दिक्कत आप हमसे बताओगे, वो दिक्कत तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मे भी इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आप देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ p is the momentum of the fastest electron ejected, if p is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of the light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of the photoelectron the wavelength of the light should be, assuming kinetic energy dictated of photoelectric to be higher than the comparison of the work function। ये थोड़ा सा ये भी टफ होने वाला क्वेश्चन है, बट आप हमारे साथ बने रहो। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करके दिखाएंगे भी और आपसे सॉल्व करवाएंगे भी। ठीक है, तो बस ऐसे जुड़े रहो। आगे बढ़ते हैं और देखो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। चलो, क्या कहते रखे भाई, P इज द मोमेंटम कह रहा है। पहले देखो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला होता है एनर्जी इक्वल, फार्मूला जो होता है वो होता है एनर्जी इक्वल, फार्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कह रहा है एज्यूमिंग द काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी हायर, वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, तो इसे हम काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है तो ये बहुत निगलेक्ट हो जाएगा।
यानी जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इक्वल फार्मूला क्या होता है, एच म्यू होता है। एच म्यू इक्वल क्या, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब फार्मूला क्या रख सकता हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एच म्यू, एच मतलब सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे मतलब म्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा रखिए हो जाएगा 1/2। ये एम बी स्क्वायर जो लिखा है, क्या ऊपर m का मल्टीप्लाई और नीचे m का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे mb बनाना है, mb का स्क्वायर हमें मोमेंटम लाना है ना, इसीलिए उसे हम चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू, ये बच जाएगा क्या हो जाएगा mb का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। चलो अब यहां से देखो, हमें यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्डा जो है इसे ऐसे रहते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, ये एम भी, क्योंकि फार्मूला होता है P इक्वल एम भी मोमेंटम का, ये हो जाएगा एम भी मतलब P का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2m, ये हमको मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यही वाला जो कंसेप्ट है, यही वाला जो फार्मूला है हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम अपना आंसर लाएंगे। तो अब देखो इस वाले में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे भी जितने बच्चे आप जुड़े हो हमसे, आप एक बार कमेंट करते रहो, ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होता रहे, कोई भी दिक्कत ना हो चीजों को समझने में, कोई भी परेशानी ना हो चीजों को समझने में। एक बार आप थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लाओ, इस सेशन को हम और अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यह देखने को मिल रहा है, ये जो P है ना, ये P जो मोमेंटम है, मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। यानी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो P स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के। और यही फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, आप देखो उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग हम फाइंड करते हैं भाई वैल्यू। पहले वाले कंडीशन में क्या था, पहले वाले कंडीशन में कह रहा है, if P is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface after the irradiated of light having wavelength lambda, यानी कि हम कह सकते हैं जब P1 था तो P1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर था, 1 लैम्डा के बराबर था। और ये है अपना इक्वेशन नंबर पहला। दूसरे में कह रहा है देन फॉर 1.5p, अगर ये हो जाए 1.5p अगर हो जाए, यानी जो P2 की वैल्यू है कितनी हो जाए 1.5p, तो कितना हो जाएगा 1.5p2, और इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, तो कह रहा है 1/λ2 की वैल्यू बताओ। ये λ2 ही हमसे पूछ रहा है, λ2 की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, हम P1/P2 कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। अगर हम करेंगे तो हो जाएगा P1 हो जाएगा 1.5P2, और इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देखना, हो जाएगा 1/λ/1/λ2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो λ2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मिल जाएगा P1 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे देखो जो ये P2 है ना, ये जो P1 है ये कुछ नहीं P है। P1 जो है वो किसके बराबर है, P के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले वहां पे लिखा है P1 बराबर है P के, और जो P2 है वो किसके बराबर है 1.5P के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे P2 जो यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे हमने P2 लिखा हुआ है, यहाँ पे P2 का स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5P, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था P, तो P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर इसे हम कर सकते हैं 10 हो जाएगा 15, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 10/15 क्यों हो रहा है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये लिखा है 1/1.5, तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का मल्टीप्लाई नीचे, तो हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है क्लियर। इधर क्या बचा आपके पास, हो जाएगा λ2 अपॉन नीचे क्या बच गया λ1, या फिर कह सकते हो क्या सिर्फ लैम्डा, क्योंकि हम ये जो लैम्डा है ही पहले से, तो लैम्डा लिख देते हैं, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 10/15 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 इक्वल क्या हो जाएगा λ2 अपॉन क्या हो जाएगा λ1, क्लियर। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे हो जाएगा 20, और हो जाएगा 5 4 45, हो जाएगा 5 4 20 एंड 5 9 45, यानी हो जाएगा λ2 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 इक्वल 4/9। इट मींस λ2 इक्वल, ये 1 लिखने की जगह सिर्फ लैम्डा यूज करें तो अच्छा होगा, 4/9 लैम्डा। तो हमें क्या मिल गया λ2 इक्वल 4/9 लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं। और सभी बच्चे ऐसे ही जुड़े रहो, काफी बेहतरीन लगता है, अंदर से एनर्जी का फ्लो और बढ़ जाता है, और जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, ये उतने ही आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s7, it would have lower energy than that of the normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3, because of the electrons would be closer to the nucleus at 1s7 is not observed because it violates। मेरी बात समझो, ये साफ साफ कहूं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत क्या थी इसको। डायरेक्ट कह रहा है कि 1s7, मान लो कि जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख दें, ये कौन से रूल को वायलेट करता है, ये किस नियम को तोड़ता है, यही पूछ रहे हैं। भाई इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी इसको, भाई डायरेक्ट कह सकते थे ना बच्चों से कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ऐसे लिख है तो कौन सा रूल इसमें से ब्रेक हो रहा है। चलो देखते हैं भाई। पहला कह रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई हाइजेनबर्ग का इससे लेना देना क्या है, हाइजेनबर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग जो है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन के बारे में इनका थियरी है, और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पे पा पाना इम्पॉसिबल है, तो ये तो नहीं होगा। हुंड प्रिंसिपल कह रहा है, भाई हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है पहले एक भरो फिर दो भरो, तो भाई ये भी नहीं होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी हो सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं, 4 क्वांटम नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम 1s1 कहते हैं, अगर हम 1s1 कहते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इनमें प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो प्रत्येक 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके चारों जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, सेम है। अब देखो इनके जो चारों क्वांटम नंबर है क्या है, वो सेम है। अब देखो ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए देखो भाई, इसके लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n है। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगा, +1। अब मान लो 0 से 0 तक होता है, चलो 0 मानते हैं। l के लिए कितनी हो जाएगी 0। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वाला भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दोनों के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, +12 है। तो देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर है सेम आ गया, जो कि किस रूल को वायलेट करता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इसलिए जो अपना आंसर होगा वो होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है a wavelength associated with a golf ball weighed 200 gram and moving at a speed of 5 मीटर पर आवर in the order। अच्छी बात, चलो देखते हैं भाई क्या दिया, क्या क्या पूछा है। वेवलेंथ कह रहा है, लैम्डा पूछा है, फार्मूला तो लैम्डा इक्वल h/mv, फार्मूला आपको पता होगा। h की वैल्यू कितनी होती है 6.625 लिख सकते हो, इंटू 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्या है भाई, मास 200 ग्राम दे रखे हैं, यानी 0.2 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। 5 मीटर पर हावर दे रखा है, जो वेलोसिटी है कितना है 5 मीटर पर हावर है, इसे मीटर पर सेकंड मिलाओ तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/60 इंटू 60। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6.626 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻34 और नीचे आपका क्या बच जाएगा भाई 5 to the 10 यानी 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 6 36 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 10 पावर, ये 2 खत्म कर, 10 पावर कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। अब 36 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट उधर जाएगा, यानी अप्रोक्स जो ऑर्डर आएगा जो 10 पे पावर है कितना आ जाएगा 10 पावर -30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो क्या है, करेक्ट है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? थोड़ी सी भी अगर दिक्कत कोई हो इन चीजों को करने में तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलता हूं भाई, कह रहा है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन अ px ऑर्बिटल। व्हाट इज नोडल प्लेन, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला भाई, नोड वह जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी 0 होती है। तो px कह रहा है, देखो p के पास 3 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक होता है py और एक क्या होता है pz। तो यहाँ पे जो लोब्स होगा थोड़ा देखना, सपोज करो अगर हम कह दे रहे हैं कि x एक्सिस है तो जो लोब होगा वो ऐसे ही होगा, इसका मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ फिर से बताता हूँ, ये कुछ ऐसे ही होगा, थोड़ा देखो
लोब इधर जाएगा, ये लोब इधर जाएगा। यहाँ पे जो नोडल प्लेन है वो कितना है, तो यहाँ पे देखो यही एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाने की डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0। ठीक है, क्या होगी, 0। तो कितने इसमें नोडल प्लेन है भाई, 1। भाई ये 1 ही तो है, एक जगह ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा देखो, थोड़ा सा इसमें समझना होगा। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l, n एंड l। तो अलग अलग देखो यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और चौथी है। कह रहा है इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो फार्मूला जो होता है, रूल जो होता है, जो रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो होता है n प्लस एल। क्या अप्लाई करते हैं, n प्लस एल। तो चलो सबके लिए अप्लाई करता हूँ भाई। पहले वाले के लिए देखो कितना हो जाएगा, दिया है n इक्वल 4, l इक्वल 1। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें इसके लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा भाई, 4 1 5, कितना आ गया 5। दूसरे वाले के लिए अप्लाई करो भाई, n की वैल्यू कितना दे रखा है 4, l की वैल्यू कितना दे रखा है 0। ठीक है, तो 4 प्लस 0 यानी n प्लस एल कितना हो जाएगा भाई 4। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा कह रहा है n इक्वल 3, यानी n इक्वल 3 और l इक्वल कितना है 2। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगला देखो 4 नंबर क्या है, कह रहा है n इक्वल 3 है और l इक्वल कितना है 1 है। तो इसके लिए थोड़ा सॉल्व करो, यानी n प्लस एल की जो वैल्यू है 3 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से हम इसकी एनर्जी लेवल बताएंगे, बट यहाँ पे देखो दो दो का जो नंबर है वो सेम है, 5 5 पर ए भी है, 4 4 पर ए भी है। तो अब देखो छोटा कौन बड़ा कौन, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू जब सेम हो जाती है तो वहां पे हम किसकी वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो पहले फोकस करते हैं किस पे, पहले फोकस 4 4 वालों पे करते हैं, इन पे करते हैं और इन पे करते हैं। तो दोनों की वैल्यू सेम है, जो n की वैल्यू है इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसलिए कम एनर्जी वाला होगा। यानी जो पहला जो 4 नंबर है ये पहले आएगा। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, कम है। किससे कम है भाई एनर्जी, एनर्जी इसकी इस वाले से कम है, यानी दूसरे वाले से इसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, दूसरे वाले से एनर्जी क्या है, कम है। इसके बाद देखो 5 नंबर पे 2 लोग हैं, एक ये है एक ये है, बट इस वाले 5 में, इस वाले 5 में, इस वाले में n की वैल्यू 3 है, इसमें कितनी है 4 है। तो ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा है, तो यानी पहले इसके बाद कौन आ जाएगा 3 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एनर्जी का। ऑप्शन नंबर जो ए है कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या, थोड़ा देख के बताओ। 4 2 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर का सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके। ठीक है, और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, क्योंकि पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी से कल, और आप सभी को एडवांस में, क्योंकि 26 जनवरी कल है, तो आज ही मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।